बहुत हद तक आपको फील नहीं होता है कि अल्कोहल पे डिपेंडेंट है हम? छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं दिन भर करत है अब बड़ काम, लेकिन संझा के चाहिए 250 ग्राम। मैं बोलना नहीं चाहता, जब जोगी जी के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, क्या योजना लेके आए कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चाउर बेच के पी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर पर एक ईडी की कार्रवाई हो रही है और जैसा मेरी टीम ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है कि शायद उनके जो सन है चैतन्य बघेल जी, उनको भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। एंड आई डोंट थिंक वी शुड बी टारगेटिंग फैमिलीज, चिल्ड्रन, वाइव्स। भैया आपकी जिससे दुश्मनी है, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं कोर्ट में लेके जाइए। तो आपको आंसर यस और नो में देना है, देयर इज नो मे बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी। राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। आपने बोला मेरा पहला पॉडकास्ट है, ये अब आपके साथ मैं कर रहा हूं। सर, 36 टीवी के इस स्पेशल पॉडकास्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, एंड थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाल के दिया। थैंक यू, इट इज अ प्लेजर बीइंग हियर विथ यू अंकुश। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है? आई थिंक इट्स अ फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस, आई गेस। यस, आई थिंक सो टू। ये एक पॉडकास्ट एक नया मीडियम है। जैसे हम पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पे इंटरव्यूज आते थे, आजकल हम यंगस्टर्स ने एक नया स्टाइल लगाया है और इसे बोलते हैं पॉडकास्ट। एक माइक का ये सेटअप है एंड इट्स एन वेरी इंटेलेक्चुअल और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन हम करेंगे यहाँ पे। और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन सर, आप यू आर बोर्न इन अमेरिका, करेक्ट? Born in the USA, yes. यस, एंड देन नाउ इन छत्तीसगढ़, और वो भी पॉलिटिशियन। लोग जो अमेरिका में रहते हैं, आई थिंक वो सोचते होंगे कि यार आई विल स्टार्ट अ स्टार्टअप, मैं एक बड़ी एमएनसी बिल्ड करूंगा, फेसबुक बिल्ड करूंगा, करेक्ट? व्हाई सर आपने ये फील्ड क्यों चूज किया? लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, आप खुद तो तय कर नहीं सकते कि आपका जन्म कहाँ होगा जी। अब ये एक इत्तेफाक है कि अमेरिका में मेरा जन्म हुआ। उस दौरान मेरे पिताजी सीधी के कलेक्टर हुआ करते थे, और सीधी आज भी और उस समय तो और भी बहुत पिछड़ा इलाका रहा। और वैसे भी भारत में एक परंपरा है कि जब पहला बच्चा होता है तो मायके जाती हैं। एक तरह से मेरी माँ का मायका उस समय अमेरिका ही था, क्योंकि उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, उनकी माँ भी वहीं रहती थी, डैलस में। अब जन्म मेरा वहाँ हुआ और उस आधार पे मुझे अमेरिकी नागरिकता मिली। और अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, करेक्ट। जो हमारे सबसे टैलेंटेड लोग हैं, वो ग्रीन कार्ड के चक्कर में, सिटीजनशिप के चक्कर में यहाँ अपना घर बार सब छोड़ के बेहतर जीवन के लिए जी। अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जब मैंने अपनी नागरिकता त्यागी 2002 में, 4 की बात है। ओके। When you turn 21, ओके। 21 के बाद आपको चुनना पड़ता है कि आप कौन सी देश की नागरिकता रखेंगे, कौन सी देश की नागरिकता छोड़ेंगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था, और मुझे लगा कि मेरी जो मातृभूमि है, मेरी जो धर्म भूमि है, वो यहीं भारत है। मुझे यहीं रहना है अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं औरों की तरह नहीं, अमेरिकी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता ग्रहण करूंगा। और जब मैं वहाँ विदेश मंत्रालय गया तो वहाँ बाकायदा एक रजिस्टर रखा था कि कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, अमेरिकी नागरिकता त्याग के
भारतीय नागरिकता लेते हैं। तो मैंने कुछ नाम देखे अपने ऊपर, और मेरा जो नाम था वो सबसे पहले तो मैंने देखा कि चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजीत सिंह जी, उन्होंने अमेरिकी अपनी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण करी। उसके बाद मैंने देखा कि जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शायद भारतवर्ष के सबसे लंबे कार्यकाल के मंत्री हैं, श्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी अमेरिकी नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करी। और उसी लिस्ट में जो नाम था मेरा तीसरा, कि अब अमित जोगी भी इन लोगों की श्रेणी में शामिल हो रहा है, तो ये मुझे लगा कि एक सही निर्णय है। और इस प्रकार से मैंने भारतीय नागरिकता ग्रहण करी। फिर हो गया आपका, पहले तो फिर भी दिल हिंदुस्तानी था, फिर आप डॉक्यूमेंट्स में भी हिंदुस्तानी और इंडियन बन गए, राइट? एंड देन उसके बाद डिड यू जस्ट वाज थिंकिंग कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? उस समय आपके विचार क्या थे? देखिए, मैं कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था। ये एक उस समय तो नहीं आना चाहता था, और उनकी तरह मुझको भी लगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैंने उसकी परीक्षा भी दी। और उसी दौरान मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ राज्य बना, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए। और मैंने उस समय IAS UPSC की परीक्षा दी यहीं रायपुर से। और स्वाभाविक है कि भाई चीफ मिनिस्टर का लड़का परीक्षा में बैठा है तो एक बड़ी न्यूज़ भी बन गई। और जब कोई चीज़ न्यूज़ बनती है तो फिर उसको मुद्दा भी बना लिया जाता है। आपकी तरह सबको मालूम था कि मेरा जन्म ये 2001 की बात है, अमेरिका में हुआ। और जब मैंने UPSC का फॉर्म भरा तो उसमें एक एफिडेविट भी रहता है, एक अंडरटेकिंग रहती है कि मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं भारत अथवा भूटान का नागरिक हूं। और मैंने उसमें बड़ा फाइन प्रिंट रहता है, दस्तखत कर दिए। अब वो मुद्दा बन गया। उस समय हमारे प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे रमेश बैस जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि एक अमेरिकी नागरिक कैसे भारत की UPSC में बैठ सकता है। बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। मैंने उस समय इतनी गंभीरता से नहीं सोचा था, और फ्रैंकली मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कोई सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आपकी उम्र क्या थी उस समय? अब ये 2001 की बात है, तो मैं शायद उस समय 24 साल का रहा हूँ। Probably a very young guy. बहुत यंग था, और कभी लाइमलाइट में उसके पहले मैं रहा तो नहीं था। आई वाज इन कॉलेज, सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई किया, फिर उसके बाद JNU में किया। और अगर आप इस रूट से आते हैं तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि IAS के एग्जाम में बैठना है, और इसलिए मैं बैठ भी गया। और अचानक भयानक ये मुद्दा बन गया बड़ा सा। तो उस समय UPSC के सेक्रेटरी थे श्री नवीन चावला जी। उनसे मैंने चर्चा करी और अपना पक्ष रखा, पर उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निकल बात है, आपने दस्तखत तो किए, आप ये नहीं नकार सकते कि आपने दस्तखत नहीं किए हैं, एक गलत अंडरटेकिंग आपने दे दी है। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि आपको 6 साल तक हम इस एग्ज़ाम में अभी भाग लेने नहीं देंगे। आपको पहले भारतीय नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। तो वो एक निर्णायक मोड़ रहा। जिस रास्ते पे मैं चलना चाह रहा था, अब पापा के राजनीति में रहने से उस रास्ते पे मैं आगे नहीं बढ़ पाया था, और इसीलिए मेरे जीवन ने एक मोड़ ले लिया छत्तीसगढ़ की तरफ। जैसे ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ नहीं हुआ तो आप रिग्रेट मत करो कि क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है और वो उसकी शुरुआत है। आई थिंक कि शायद आप जब आपने वो सिग्नेचर किया, आई थिंक दैट चेंज्ड योर लाइफ। शायद इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं आपके सामने बैठ पाऊँ, या फिर शायद तभी भी बैठता, बट शायद फिर एक
पॉलिटिशियन से नहीं, बट शायद एक आईपीएस और या फिर एक आईएएस ऑफिसर का पॉडकास्ट होता है ये. सो देन यू केम बैक टू छत्तीसगढ़. हाँ, फिर उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं छत्तीसगढ़ आ गया, और यहाँ पर मैंने, क्योंकि एलएलबी भी हूँ, यहीं से एलएलबी किया, और ईश्वर के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल भी मिला मुझे रविशंकर विश्वविद्यालय से. मैंने लॉ की प्रैक्टिस चालू कर दी, और फिर उसी समय राहुल जी का राजनीति में प्रवेश हुआ. और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी, मेरी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल फैमिली नहीं रही है. हम लोग एक सर्विस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग. तो जब पापा रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, उस दौरान राजीव जी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, और वो एवरो विमान हुआ करता था उस समय, आपको याद होगा, वो जो पंखे वाला विमान, उसको लेकर दिल्ली से रायपुर आया करते थे. अब उसी समय, और उस समय रिफ्यूलिंग का भी एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता था. तो वो फ्लाइट लगभग 3 घंटे यहाँ रायपुर में रुकती थी, फिर भोपाल जाती थी, फिर वापस दिल्ली लौटती थी. तो अब वो 3 घंटे यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में रहते थे, यहाँ के लोगों से मिलते होंगे. उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए नहीं, पर जो मेरा क्रू है 3 घंटे यहाँ बैठता है, और रायपुर एयरपोर्ट में उस समय पंखा भी नहीं था. तो उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनसे ये अपनी मंशा जाहिर करी, और ये बात मेरे पिताजी तक पहुँची. तो उन्होंने वहाँ शायद कूलर वूलर रहा होगा उस ज़माने में, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, अभी भी है वो एयरपोर्ट, आप देखेंगे 2 कमरे का वो एयरपोर्ट, जिसको अब इन लोगों ने अपना मेडिकल इमरजेंसी एक यूनिट बना रखा है. Okay. तो वो सुनते थे कि एक नया लड़का है, कलेक्टर है. पापा उस समय क्या महज 23-24 साल के रहे होंगे, और रायपुर के कलेक्टर थे. और रायपुर उस समय जो वर्तमान रायपुर है वैसा नहीं था. इसमें धमतरी जिला भी था, इसमें महासमुंद जिला था, बलौदाबाजार जिला था, सारंगगढ़ जिला था. 27 MLAs इस जिले में हुआ करते थे. तो एक बहुत बड़ा जिला था. और देखे कि ये एक ऊर्जावान व्यक्ति है, कलेक्टर है. और जब वो राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो चाहते थे कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आए. और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि भाई आपको पॉलिटिक्स में आना है. मेरे पिताजी राजीव जी से वैसे भी बहुत प्रभावित थे. उस समय तो लोगों को लग रहा था कि एक बहुत निर्णायक मोड़ पर भारत पहुंच गया है. यंग इंडिया का उस समय जन्म हो रहा था. और उन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर और राजनीति में राजीव जी के कारण प्रवेश किया. और लगभग वैसी स्थिति मेरी भी रही. जब राहुल जी आए, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राजनीति की शुरुआत करी, देश के कई युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि वे अपनी जो निजी जिंदगी है उसको छोड़कर सार्वजनिक जीवन में, जनसेवा में आए. और उससे मैं प्रभावित हुआ, और मैंने ये मंशा, मेरी इच्छा मेरे पिताजी से जाहिर करी. और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि तुम अभी पॉलिटिक्स के लिए, बिल्कुल यहाँ छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स के लिए कम से कम तैयार नहीं हो, क्योंकि हमेशा बाहर रहे हो. यहाँ की भाषा, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो रहन सहन है, जब तक तुम वो नहीं सीख लोगे, वो नहीं समझ लोगे, यहाँ के लोगों का जो दुख दर्द है उसे अपने दिल में महसूस नहीं करोगे, राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है. तो एक उन्होंने ही सजेस्ट किया कि मनियारी नदी के पास एक गांव है, ताला गांव, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं. और मेरा मानना है कि वो जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम है. वहाँ जो दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है और बिलासपुर संभाग, उनका जंक्शन है. तो वहाँ पर तीनों जगह की जो बोलियां हैं, जो संस्कृति हैं, उसका सम्मिश्रण होता है. तो पापा ने कहा कि भाई अपना मोबाइल वगैरह छोड़ के आपको वहाँ रहना पड़ेगा, 6 महीने वहाँ रहना पड़ेगा, और जैसे वहाँ लोग रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा. नागर भी जोतना पड़ेगा. और तब मोदी जी नहीं आए थे, तो खुले में शौचालय भी करना पड़ेगा. ये सब चीज़ें उन्होंने बोली कि अब वैसे ही रहो, सब चीज़ें सीखो, और फिर इफ़ यू स्टिल वांट इट,
पॉलिटिक्स में आऊं। तो मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत एक्चुअली 19 जून था शायद 2010, राहुल जी का जन्मदिन था। उस दिन मैंने ये तय किया, और उस समय सलवा जुडूम पीक पे था। ओके। बस्तर में विस्फोटक स्थिति थी। कुछ ही दिन पहले वहां चिंतलनार में 76 जवानों की नक्सलियों ने बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी थी। तो वो बहुत अशांत इलाका था, और मेरा मानना था और मेरे पिताजी का मानना था कि जो सलवा जुडूम आंदोलन है ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है, और बस्तर में अगर शांति लानी है तो बंदूक और बम से नहीं, वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, लोगों का विश्वास जीतकर कायम की जा सकती है। नक्सलवाद का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सल्यूशन नहीं है। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम भी है, और इसका जो हल है वो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। तो मैंने बस्तर सत्याग्रह, दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा तक, जो वो चिंतलनार जहाँ से होके जाता है, उस रास्ते मैंने अपने करीब 100 युवा साथियों को चुना। बाकायदा उनसे यात्रा प्रारंभ करने के पहले एक पीपीपी भी मंगवाया। पीपीपी मतलब अगर कोई विवाहित था उनमें, तो उसको अपनी पत्नी से प्रमाण पत्र कि उनकी सहमति है, तब भाई हमारे साथ चलो। और मेरे पिताजी, मेरी माँ, दोनों इसके विरोध में थे। उसके बावजूद मैं गया और वो पदयात्रा करी, और उसी तरह सार्वजनिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ। कमिंग टू, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में, इस जहन पे भी आ रहा है कि व्हाट यू थिंक, मतलब जब आदरणीय श्री लेट अजीत जोगी सर चीफ मिनिस्टर थे, तब का जो कार्यकाल था और तब का जो समय था वो डिफरेंट था, बिकॉज आई थिंक पूरा देश ही डिजिटल नहीं हुआ था। अब स्थिति बहुत डिफरेंट हो गई है। एंड कमिंग टू द मेन पार्ट, आपको नहीं फील होता कि जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो ग्रोथ है वो उस स्पीड से नहीं हो रही है? क्योंकि आप देखें तो जो मध्य छत्तीसगढ़ है, रायपुर वाला एक जो जोन है, कमिंग टू भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। करेक्ट? कंपेयर करो आप जशपुर और कांकेर और ये जो बस्तर वाला रीजन है, क्यों अभी तक वहाँ पे ग्रोथ उस तरीके का नहीं हुआ? इसका स्पष्ट कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो भी नेता रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल विजन नहीं रहा। ओके। एक जो विजन था जोगी जी का, वे हमेशा कहते थे कि छत्तीसगढ़ को अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो ये एक बहुत ही अमीर धरती है, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं वो बहुत ही गरीब है, और इस विरोधाभास को हमें खत्म करना है। अब जब राज्य बना, बंटवारा हुआ, अब जब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में बंटवारा होता है तो आपको मालूम है कि किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है। छोटे भाई को तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश से कुल मिला के हमको जब राज्य बना, लगभग 1200 करोड़ रुपए का कर्जा मिला विरासत में, बंटवारे में। उस स्थिति से चालू किया, और 3 साल में मुझको लगता है कि जोगी जी ने छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर दिया। बिजली का उत्पादन यहां हुआ करता था, हमारे कोरबा में, और उसका कंजम्पशन इंदौर में। यहां के लोग अंधेरे में रहा करते थे। उस जमाने में मध्य प्रदेश में लोग याद करेंगे कि बहुत पावर कट हुआ करता था। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम अपने अलग बिजली बोर्ड का गठन करेंगे, और सीएसईबी का उन्होंने निर्माण किया। और युद्ध स्तर पर हमने बिजली
बनाने का काम चालू किया। एक पावर सरप्लस स्टेट बने, जीरो पावर कट वाले स्टेट बने। जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी उनको फिर से शुरू किया। उस समय जब राज्य बना था तो पूरे प्रदेश में अकाल पड़ा था। उससे निपटने के लिए योगी जी ने काम के बदले अनाज योजना चालू करी। गांव-गांव में उन्होंने जोगी डबरियां बनवाई, नहरों का जाल बिछाया और अकाल भले ही पड़ा रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान थे, मजदूर थे, किसी को भी पेज और पसिया पीने की नौबत नहीं आई। उनके कोठी में 300-400 किलो चावल का स्टॉक कम से कम हमेशा रहता था। तो एक अच्छी शुरुआत की गई थी। नई राजधानी का उन्होंने एक उनकी नींव रखी। और आप अगर आज भी देखेंगे तो जो बड़े बड़े यहाँ पर काम हुए हैं, हेल्थ में फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अस्पताल था, सरकारी अस्पताल था, लेकिन उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। दिल्ली में उस समय डॉक्टर त्रेहन एस्कॉट्स में थे। मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि भाई हम पूरा खर्चा वहन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एस्कॉट्स हॉस्पिटल को, जो मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ का अस्पताल है, वहाँ खोला जाएगा। एस्कॉट्स वो लेके आए। आज जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एम्स, अटल जी से लड़कर पहला जो दिल्ली के बाहर एम्स सैंक्शन हुआ था वो रायपुर में करवाया। आपके बिलासपुर में रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। और जो ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने 2 बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। पहला तो देश में पहली बार मितानिन को, हर गांव में जो डिलीवरी होती है बच्चों की, उसके लिए गांव की जो दाई है, जिसको हम लोग मितानिन कहते हैं, वो आती हैं। तो उनको रेगुलराइज करके एक विमेन हेल्थ केयर वर्कर्स का काडर खड़ा किया हर गांव में, और उसको भारत शासन ने पूरे देश में एज आशा वर्कर्स लागू किया। और दूसरा जो कदम था, भाई अब जब कोई डॉक्टर रहता है 5 साल MBBS करेगा, 3 साल MS करेगा, उसके बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन करेगा, और उससे आप ये उम्मीद करें कि वो बस्तर में या कोंटा में जाकर वहाँ काम करे, अपनी सेवाएं दे, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो उन्होंने एक अलग से 3 वर्षीय चिकित्सा कोर्स, 3 ईयर मेडिकल डॉक्टर कोर्स चालू किया। और आज भी छत्तीसगढ़ में 90% जो रूरल हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो 3 साल वाले जोगी डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि जब पिताजी की सरकार गई तो इस योजना को भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही पाया था, इसको बंद कर दिया। और सबसे जो मुझे लगता है क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया कि देश में पहली बार भारत सरकार ने अब वो नीति लागू करी है। उस समय किसानों का सीधा धान खरीदने का निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय, वो भी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने लिया। मुझे याद है उस समय भारत सरकार, जब अटल जी थे, तो मेरे पिताजी ने उनसे निवेदन किया कि भाई अटल जी, आप हम लोग किसानों का धान खरीद रहे हैं, नहीं तो वो उन्हें बिचौलिया लोग ठग लेते हैं, सरकार सीधे खरीद रही है, तो भारत सरकार को उस पर मदद करनी चाहिए। और अटल जी ने बोला, देखिए सरकार का काम व्यापार नहीं है, जिस राज्य का जो नेता है वो अगर व्यापारी बन जाए, राजा व्यापारी बन जाए, तो जनता भिखारी हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा और सीधे सीधे मना कर दिया। तो मेरे पिताजी सीधे दिल्ली से गए
बंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन किसानों का धान उन्होंने एक एक दाना धान खरीदना चालू किया। मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो हम लोग कहते हैं उस पर धान खरीदी उन्होंने चालू करी। तो बहुत कम समय था। अभी आपने बात की, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्यों सारा डेवलपमेंट रायपुर के इर्द गिर्द केंद्रित है। मैं इसमें बिलासपुर को भी नहीं गिनूंगा, बिलासपुर बहुत पीछे छूट गया है। ठीक है। आपका दुर्ग भिलाई भी बहुत पीछे छूट गया रायपुर से। रायपुर क्यों इतना ग्रो कर रहा है और बाकी एरियाज क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। अब राज्य बने 25 साल हो गए, पूरे बस्तर में केवल एक ही जगह नई इंडस्ट्री लगी है और वो नगरनार में। करेक्ट। नगरनार में कौन स्टील प्लांट लगाया? 2001 में 2 में अजीत जोगी जी ने उस स्टील प्लांट को शुरू किया। और किस आधार पे शुरू किया? एनएमडीसी है, बेलाडीला में उनकी खदानें चलती हैं, वहां से वो हमारा जो लोहा है उसको बाहर ले जाते हैं, विशाखापट्टनम के माध्यम से वो जापान जाता है, चीन जाता है, वहां स्टील बनती है। तो जब एनएमडीसी की माइंस के लीज का रिन्यूअल का समय आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं सारी जो लीज है कैंसिल कर दूंगा, एक ही शर्त पे तुमको लीज दूंगा कि एनएमडीसी अपना स्टील प्लांट यहां छत्तीसगढ़ में लगाएगी। एनएमडीसी का जो मुख्यालय हैदराबाद में है उसको बस्तर जगदलपुर में शिफ्ट करेगी। और साथ ही साथ स्टील प्लांट के साथ बस्तर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी एनएमडीसी, जिसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, कैशलेस इलाज किया जाएगा, ये शर्तें रखी। ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जो नई इंडस्ट्रीज पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी कि 80% जो पोस्ट्स वो यहां के लोकल लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इन शर्तों पर एनएमडीसी को माइंस दिया गया था। एक ही नहीं तो बस्तर को जो भी सरकारें हैं उन्होंने एक मानव चिड़ियाघर बना दिया था, ह्यूमन जू। कि आप वहां जाइए, देखिए कैसे आदिवासी रह रहे हैं। क्या उनको ग्रोथ करने का अधिकार नहीं है? उस समय बड़ा विरोध हुआ था, जैसे बाद में हुआ जब टाटा आ रहा था पूरा विरोध हुआ, डाइको आ रहा था पूरा विरोध हुआ, नहीं लग पाए। लेकिन जोगी जी ने वहां लोगों का विश्वास जीतकर नगरनार में प्लांट चालू करवाया। वैसे ही सरगुजा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो सरगुजा के तथाकथित बड़े नेता हैं, मुझे याद है उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन चालू करी थी, पैसेंजर ट्रेन। पहली बार रेल कनेक्टिविटी सरगुजा को मिली। जिस दिन उनको हरी झंडी दिखाना था उसकी एक रात पहले वो जो बड़े नेता हैं अपनी मां के साथ घर आए, मैं भी वहां बैठा था। उन्होंने कहा कि सर ये जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अगर रेलवे वहां जाएगी तो जो ट्राइबल्स का शोषण है वो बढ़ेगा। और तब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। और खैर रेल वहां गई और जब कभी मैं अंबिकापुर जाता था तो उस रेल रूट से ही जाता था, अभी भी जाता हूं। और हमेशा वही नेता, ऐसा इत्तेफाक रहा है कि मैं बैठा हूं रेल में और बाजू वाले कंपार्टमेंट वही नेता उसी में सफर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा उनको टोकता हूं कि आप तो बोलते थे कि इस ट्रेन से एक्सप्लॉयटेशन होगा और आज आप खुद उसमें सफर कर रहे हैं। उसके विकास को जानबूझकर बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे जशपुर हो, जानबूझकर वहां पर जो सामंतवादी ताकतें थीं उन्होंने उन एरियाज का विकास को रोका ताकि वो उस पूरे एरिया को डोमिनेट कर सके। और आज भी वही स्थिति है। वहां पर सरगुजा में, वहां पे एसईसीएल था, कोयला हमारा निकालता है। एसईसीएल को बोला गया कि आप यहां सूरजपुर में, बैकुंठपुर में यहां पर पावर प्लांट डालेंगे
जितना भी कोयला छत्तीसगढ़ से जा रहा है, मेरे पिताजी का ये जो एक विजन था, आपने कहा कि हम लोग एक प्रोड्यूसर स्टेट है। प्रोड्यूसर स्टेट को पुराने जमाने में रॉयल्टी वगैरह मिला करती थी, अब आ गया है जीएसटी। जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, उपभोग पर कर होता है, उत्पादन पर नहीं। और जीएसटी लागू होने के बाद ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को रेवेन्यू में हर साल 25 से 30 हजार करोड़ का लॉस हो रहा है। ओके। तो वर्तमान जो आर्थिक परिस्थिति है, इसमें छत्तीसगढ़ को प्रोड्यूसर स्टेट से कंज्यूमर स्टेट बनना पड़ेगा। भाई यहां पर सबसे ज्यादा कोयला है, सबसे ज्यादा लोहा है, सबसे ज्यादा सीमेंट है, पर उत्पादन यहां हो रहा है। जहां उत्पादन हो रहा है वहां उस राज्य को कुछ नहीं मिलेगा, जहां कंजम्पशन हो रहा है उस राज्य को जीएसटी मिलेगा। हमारा जो जैसे अल्ट्राटेक है, वो यहां से सीमेंट बनाता है, बेचता है पूरे देश में। उनका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। ये जो कोल इंडिया कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहां है? कलकत्ता में। जो आपका ये सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सबसे बड़ा स्टील प्लांट आपके भिलाई में ही है, उसका हेड ऑफिस कहां है? दिल्ली में। तो जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसका जीएसटी किसको मिल रहा है? बंगाल को मिल रहा है, महाराष्ट्र को मिल रहा है, दिल्ली राज्य को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के हाथ में कुछ नहीं आता जीएसटी। तो मेरे पिताजी ने जो पॉलिसी बनाई, जिसे लागू करना था उस समय, पर क्यों नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम। वही मैंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, विजन नहीं है। ये बोला कि भाई आप छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं ले जा सकते, कोयले से अगर आपको पावर बनाना है तो पावर प्लांट यहीं डालना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ के पास इतना कोयला है कि भारत का जो 1 लाख मेगावाट का हर साल डेफिसिट है, पावर डेफिसिट, हम अकेले उसको पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, इवन तमिलनाडु जैसे राज्यों ने हम लोगों के साथ अग्रीमेंट किया और यह तय किया गया कि उनका जो पावर प्लांट है वहीं छत्तीसगढ़ में बनेगा, सरगुजा तरफ बनेगा। सब शिलान्यास के आप स्टोन्स अभी भी जाके देख सकते हैं, लेकिन जो सरकारें आई वहां एक ईंट नहीं लगने दी। और इसीलिए ये जो इम्बैलेंस है वो आपको दिख रहा है। आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव में तो ये, आई डोंट हैव वर्ड्स, बट क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें होती तो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ उस जो जोन्स है, वो जो संभाग है, वहाँ बहुत ज़्यादा हद तक होती है। एंड कमिंग टू, जैसा आपने कहा, देखिए मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि हमें छत्तीसगढ़ को भारत का सिंगापुर बनाना है। और जब हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे, यहाँ कोयला है, यहाँ लोहा है, सबसे ज्यादा जंगल, सागौन के पेड़ यहाँ पर हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लिंकर है जिससे सीमेंट बनता है, यहाँ पर सोना है, सोना खान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का डायमंड डिपॉजिट यहाँ देवभोग में है। लेकिन अभी तक हम उसका कोई उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं यहां के लोगों के लिए। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जब मेरे पिताजी थे, चीफ मिनिस्टर थे, लड़कर उन्होंने जो भारत का सबसे पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो सीपत में लगवाया एनटीपीसी से। भिलाई स्टील प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने 4 गुना ज्यादा बढ़ाई। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट रायगढ़ में हम लोगों ने लगवाया। उसके बाद क्या हुआ? मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पिछले 2003 के बाद का रिकॉर्ड उठा लीजिए। जो योजना जोगी जी ने चालू नहीं की थी, क्या उसके अलावा कोई और योजना आई है? मैं बोलना नहीं चाहता, पर जब जोगी जी के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, क्या योजना लेके आए? रतन जोत, कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में बायोडीजल बनाएंगे। हजारों करोड़ रुपया उसमें फूंक दिया। क्या हुआ? भूपेश बघेल जी की सरकार आई, नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी, गौठान बनाएंगे, गोबर बेचेंगे,
क्या ये छत्तीसगढ़ का विजन होना चाहिए? आप पास के राज्यों में चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, भुवनेश्वर को देखिए, हैदराबाद को देखिए, इवन रांची को देख लीजिए। वहां पे आईटी सेक्टर आ रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। जब रमन सिंह जी थे, उन्होंने यहां पर बड़े धूमधाम से आईटी सिटी का शिलान्यास किया। आप वहां जाके देखिए, उस आईटी सिटी में किसी ने खंबा तक नहीं लगाया है, पूरी जगह की जगह खाली है। जब भूपेश बघेल जी आए, उन्होंने कहा कि हम एक फार्मा सिटी बनाएंगे, देश का सारा जो मेडिकल प्रोडक्शन है वो यहां पर होगा। वो फार्मा सिटी में जाके देखिए, वहां पर भी एक खंबा आपको नजर नहीं आएगा। तो और अभी वर्तमान सरकार विजन 2047, अरे आप अभी क्या करने वाले हैं वो तो बताएं। और मैं विजन डॉक्यूमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर 2000 में मेरे पिताजी ने भी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें मेरा भी योगदान था। इट वॉज कॉल्ड विजन 2020। 2002-3 की बात है, वो फोरसीबल फ्यूचर को लेकर। और उस विजन डॉक्यूमेंट में एक चीज जो रखी गई थी कि माइलस्टोन चार्ट्स दिए गए थे कि हर साल क्या हमको अचीव करना है। आपने ये जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट है, सीधे सीधे बोल दिया कि उस समय तक हम विकसित हो जाएंगे। कैसे विकसित होंगे? हमें 2025 में क्या क्या अचीव करना है, क्या टारगेट्स हैं, 26 में क्या क्या अचीव करना है, 27 में क्या क्या करना है, हर साल उसका रिव्यू होना चाहिए। ऐसी तो कोई डिटेल प्लानिंग है ही नहीं। आपने एक सपना दिखा दिया, जैसे कि चुनाव में पार्टीज करती हैं, मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें नहीं करती, लेकिन कुछ इंप्लीमेंट होता है। इसलिए जब मेरे पिताजी ने अपनी पार्टी बनाई, तो वो दुनिया की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने जनता को मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र नहीं, एक साइंड एफिडेविट दिया कि हमारी सरकार बनती है तो ये चीजें हम करके देंगे और इस टाइम फ्रेम में करके देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये एफिडेविट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। कोई भी जो वोटर है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकता है कि इन्होंने झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है, इनको 3 साल के लिए जेल भेजा जाए। यह एक गारंटी होती है। जनता का विश्वास अगर जीतना है, अब आप देख लीजिए 15 साल रमन सिंह जी का कार्यकाल रहा, उसके बाद 5 साल भूपेश बघेल जी का कार्यकाल रहा। जब रमन सिंह जी का कार्यकाल था तो मैं एक, हमारी भाषा है छत्तीसगढ़ी, जब जनता के बीच जाता था तो एक दोहा में हमेशा बोलता था कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चाउर बेच के पीक। जोगी जी काम के बदले अनाज देते थे। चाउर वाले बाबा ने क्या किया? सो कॉल्ड फ्री में चावल देने लगे। लोग चावल लेते थे, उसको बेचते थे, दारू पीते थे। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की यह स्थिति है कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा खपत दारू की, शराब की, जो 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी अब वहां हो गई होगी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लिकर कंजम्पशन हो रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? 3 करोड़ वाला हमारा छत्तीसगढ़। इस टर्म पे देखें तो शायद सबसे ज्यादा जो यूपी हमसे पीछे है, बिहार पीछे है, बिहार ने तो खैर अब बंद ही कर दिया, महाराष्ट्र हमसे पीछे है। एक चीज में छत्तीसगढ़ आगे है। तो उस समय का ये दोहा था। उसके बाद शराबबंदी की बात करते हुए भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, और वो 5 सालों में क्या हुआ? शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। तो उन 5 सालों पे मैंने एक नया दोहा बनाया कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी,
भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। यही दोनों में फर्क रहा। और अभी जो वर्तमान सरकार है, आई थिंक बहुत जल्दी होगा उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि अभी पर शुरुआत बिल्कुल ही निराशाजनक हुई है। अगर हम जो बैकलॉग था भूपेश बघेल जी के समय, क्यों नहीं राज्य ने अपना अंशदान दिया, गौठान बनाने में लगे रहे, पर लोगों के, ग्रामीणों के घर उन्होंने नहीं बनाए। तो जो 5 साल तक हमारे ग्रामीण में इलाकों में आवास नहीं बने थे, वो रुक गए। तो जब इनकी सरकार आई, पिछले साल 2024 में भारत का जो प्रधानमंत्री आवास में पूरा एलोकेशन था, केवल 40, उसमें से 40% छत्तीसगढ़ को दिया गया और बाकी देश में 60%। करीब 9 लाख घर सैंक्शन हुए। तो वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है इस सरकार में कि युद्ध स्तर पर आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरा एक अच्छा काम हुआ है, जो महतारी वंदन चल रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी को भी कुछ चीज फ्री में दी जाए, पर अगर ये 2 चीजें निकाल लें तो क्या काम किया है इस सरकार ने? कहां से कौन सा नया रेवेन्यू ला रहे हैं? वही जैसे सारा का सारा रेवेन्यू हम शराब पर निर्भर हो गए। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहा है कि हर सरकार को कोशिश करना चाहिए कि नशा मुक्ति हो। ये एक संवैधानिक निर्देश है सरकारों को। क्या इस प्रकार से हम नशा मुक्त, शराब मुक्त छत्तीसगढ़ कर रहे हैं? आप 8 बजे के बाद निकल जाइए। मेरे पिताजी बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, दिन भर करत है अब्बड़ काम, लेकिन संझा के चाहिए 250 ग्राम। यही हालत कर दी है। तो जितना क्राइम हो रहा है, जितने यहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसका रूट, उसका मूल कारण ये शराब खोरी है। तो क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी जो रेवेन्यू है छत्तीसगढ़ की, वो बिकॉज हम बहुत ज़्यादा दूसरे स्टेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, रेवेन्यू हमारी बहुत हद तक आपको फील नहीं होता है कि अल्कोहल पे डिपेंडेंट है हम, बिकॉज आई थिंक कि अडानीज, अंबानीज, टाटाज, दे आर नॉट मेकिंग एनी बिग इन्वेस्टमेंट और डूइंग समथिंग बिग इन छत्तीसगढ़। व्हाई? यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। व्हाई? एक तो जो आपने कहा कि हम लोग बिजली अभी बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ अब बिजली नहीं बेच रहा है। ओके। क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन का विजन था, चाहे वो कोरबा वेस्ट हो, चाहे वो एनटीपीसी सुपर हो, चाहे वो मड़वा हो, जितने भी पावर प्लांट लगे हैं, उनका ब्लूप्रिंट, उनका टेंडर वो 2002-03 का है। ओके। कुछ 2008 में चालू हुए, कुछ 2006 में चालू, लेकिन उनका जो ब्लूप्रिंट है वो आप 2000 से 2003 में। उसके बाद सरकार ने कौन सा नया प्लांट लगाया है? तो हमारा आबादी बढ़ता गया, हमारा कंजम्पशन बढ़ता गया, पर हमारा प्रोडक्शन जस का तस रहा। और अगर आप आज सीएसईबी का ऑडिट देख लें, सरकार जानबूझ के ये ऑडिट रिपोर्ट टेबल नहीं करती है विधानसभा में, जबकि करना चाहिए। विपक्ष मांग भी नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में, ये जो नूरा कुश्ती चलती है। आज की तारीख में जो 2003 में सीएसईबी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास 3000 करोड़ का सरप्लस रेवेन्यू था, वो 2003 का 3000 करोड़ आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ है। वो जो हम सरप्लस छोड़ के गए थे, आज हमारी सीएसईबी कंपनी हर साल 15,000 करोड़ का घाटा सह रही है। हम बिजली बेच नहीं रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो अनहर्ड ऑफ प्राइसेस में पिछली सरकार ने 9 रुपये में, 12 रुपये में, 15 रुपये यूनिट में बाकी प्रदेशों से बिजली खरीदी है। और आज ये स्थिति बन गई है कि जितना कर्जा छत्तीसगढ़ पर है, रमन सिंह जी के जो 15 साल रहे, हमारा कर्जा करीब
52,000 करोड़ हो गया। भूपेश बघेल जी के 5 साल रहे, वो कर्जा 1,80,000 करोड़ हो चुका है। आज हम लोग जो कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए और कर्जा ले रहे हैं। ये एक डेट ट्रैप में छत्तीसगढ़ अब फंस चुका है, जिसकी इतनी पोटेंशियल थी, आज आप कहां पे लेके आके खड़ा कर दिए छत्तीसगढ़। जहां मेरे पिताजी जाते थे, बोलते थे कि भाई साहब यहां पे ट्रांसफार्मर लगाना है, बोले ट्रांसफार्मर नहीं। बोले भिलाई में क्या लगा है, तो बोले 132 केवी का वहां पे सब स्टेशन है। तो बोले यहां पे भी, गांव में भी मैं वही सब स्टेशन लगाऊंगा। हमारे पास रिसोर्सेस थे, हमें मालूम था कि पैसा कहां से लाना है, उसका कहां उपयोग करना है। ये जो फ्रीबी वाला गवर्नमेंट बना, रमन सिंह जी चले 15 साल, पर उन्होंने क्या किया 15 साल में? किसी का जन्म होता है तो सरकार उसको ये इतना रुपया देगी, कोई मरता है उसको इतना रुपया देगी, कोई बीमार होता है ये करेगी। आपने यहां के लोगों को आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनने का अवसर ही नहीं दिया। जो हमारी आप पड़ोसी राज्य को देख लीजिए, ओडिशा में, वहां पर भाषा आधारित आरक्षण नीति लागू है, झारखंड में लागू है, तेलंगाना आंध्रा में लागू है, यहां तक कि मध्य प्रदेश ने भी लागू कर दी है। राजस्थान, जहां की भाषा हिंदी है, उन्होंने भी ऐसे क्राइटेरिया बनाए हैं कि लोकल लोगों को वहां प्राथमिकता मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और मैं उस संकीर्ण सोच का नहीं हूं कि जो यहां पर 200 साल से बसा है, 500 साल से बसा है, जैसे झारखंड ने जो डोमिसाइल किया। जब छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल एक्ट आया तो मेरे पिताजी ने यह कहा था कि स्वर्गीय खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी आदमी की क्या परिभाषा दी कि जो छत्तीसगढ़ की धरती से प्यार करता है वो छत्तीसगढ़िया है। और जब मैं विधायक बना तो मैंने उसको और डिफाइन कर दिया। एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके मैं विधानसभा में आया था और कहा था कि भाई जिन लोगों का डोमिसाइल छत्तीसगढ़ में है, मतलब जिन लोगों ने अपनी 10वीं 12वीं यहां से की हो, अथवा जिनके माता पिता यहां पैदा हुए हों, अथवा जो यहां पर पैदा हुआ हो, अथवा जो यहां की बोली भाषा जानता हो, कोई सी भी बोली हो, चाहे गोंडी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी, लरिया, कोई भी भाषा वो जानता हो, ऐसे लोगों को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पर ऐसा हो ही नहीं रहा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। अब भिलाई स्टील प्लांट की हम बात कर लें तो कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी, हम बनाते हैं, जमीन हमारी, लेकिन लोग जो काम करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट का इंटरव्यू कहां हो रहा है? नागपुर में कर रहे हैं। अभी एनएमडीसी में, बस्तर में रिक्रूटमेंट किया गया, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कहां पे? यहां पे जो 5 स्टार होटल है, मेफेयर होटल, वहां पर लोगों को बुलाया गया। अरे बस्तर में क्या लोग नहीं है? वहां जाके क्या आप इंटरव्यू नहीं कर सकते? ये जो आज छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं वो सेकेंड रेट सिटीजन बन गए। आप टॉप में 10 नहीं, टॉप 100 इनकम टैक्स पेयर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, रेवेन्यू जनरेटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, उसमें एक आप हमारे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं पाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे जिसके आपने आंसर्स दे दिए। वन वाज कि फॉर मी टू ब्रेक डाउन द 3 चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, सर अजीत जोगी जी, डॉक्टर रमन सिंह सर एंड मिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, और आपने करंट जो लीडरशिप है विष्णुदेव साय जी, उनकी लीडरशिप पे भी मुझे बता दिया कि आपकी क्या सोच है। एंड कमिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट 2047, उस पर भी आपने आंसर दे दिया। कमिंग टू वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब हमारी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, तो आई फेल्ट कि आपके फादर हमारे आसपास है। बिकॉज पूरे कॉन्वर्सेशन पे, जब हम लंच टेबल पे थे, डाइनिंग टेबल पे थे, तो आपने कॉन्वर्सेशन पे, हम खाने के बारे में जब बात कर रहे थे कि अंकुश, पापा को भिंडी बहुत पसंद है, पापा को ये बहुत अच्छा लगता था,
आपने अपने पिताजी को अभी भी मुझे फील होता है अलाइव रखा है. What is this bond between you and sir? पापा और बेटे का मुझे ऐसा लगता है कि I think the closest relationship I've ever had with anybody, सबसे अगर मैं किसी के करीबी रहा हूँ जिसको मैंने अपना आइडल माना है, लकीली लोग जिसको आइडल मानते हैं अक्सर वो एक इतिहास का पात्र रहता है या बहुत बड़ा व्यक्ति रहता है जिससे वो कांटेक्ट में नहीं रहते, पर मुझे मेरा आइडल घर ही में मिल गया. मेरे पिताजी मेरे आइडल रहे हैं और जब वो नहीं रहे तब भी मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, मुझको गाइड कर रहे हैं और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं. अभी मुझे लगा मैं काफ़ी इलेक्शंस के बाद पॉलिटिक्स से ही मेरा मन उब गया था क्वाइट फ्रेंकली, और लगातार अब पॉलिटिक्स में रहेंगे तो परिवार की तरफ ध्यान भी नहीं देते, और ऐसी परिस्थितियां रही, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, मेरे बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहा और पॉलिटिक्स की तरफ मैं नहीं जा रहा था. एक बहुत छोटी सी अभी घटना हुई, जोगी जी की मूर्ति लगनी थी. पहली बार देश के इतिहास में मंदिरों से मूर्ति चोरी होता सुना है, पर चौक चौराहों से कोई हाइड्रा लाके मूर्ति को चुरा ले, ये पहली ऐसी घटना पूरे देश में हुई. और उसके विरोध में मुझे फिर से पब्लिक लाइफ में आना पड़ा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पापा गाइड कर रहे हैं कि नहीं, तुम अभी छत्तीसगढ़ में रहोगे, यहां के लोगों की सेवा करोगे. और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि अजीत जोगी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, एक सोच थे, और विचारधाराएं नहीं मरती हैं. कितना भी आप कोशिश कर लो कि लोग भूल जाएं, ये चीजें लोग नहीं भूलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी. और मैंने जो छत्तीसगढ़ को देखा है, समझा है 25 सालों तक, बहुत करीबी से यहाँ की डिसीजन मेकिंग, यहाँ की पॉलिटिक्स देखने का मुझे सौभाग्य मिला. बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला. सीएम बहुत रहे, मिनिस्टर्स बहुत रहे, पर छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है ये सभी लोगों की एक आम राय होगी, नेता दो ही थे जो जनता के दिल पर राज करते थे. मंत्रालय में राज करना एक अलग बात है, जनता के दिल पर राज करना अलग बात है. और उन दो में मैं शामिल करूंगा स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को और मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को, जिनको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए, छूने के लिए खुद चले आते थे. और मुझे हमेशा लगता है ये एक दुखद एहसास रहता है कि हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने इन लोगों का पूरा उपयोग, उनकी टैलेंट्स का हम लोग नहीं कर पाए. कहां कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा रहा है जो इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आईपीएस में पुलिस के कप्तान रह चुके हो, आईएएस में अभी भी उनका लॉन्गेस्ट सर्विंग कलेक्टर का ऑल इंडिया रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है. लगातार 13.5 साल उन्होंने कलेक्ट्री की, और उसके बाद राज्यसभा में आए, लोकसभा में रहे, अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, प्रदेश की जो पहली रिकॉग्नाइज्ड क्षेत्रीय पार्टी है उसका भी उन्होंने गठन किया. तो एक जीवन काल में जब पापा आईएएस पढ़ते थे तो जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है मसूरी में, उसके वो जो जितने भी आईएएस अधिकारी चुने जाते थे, उसके वो हमेशा, वो प्रेसिडेंट तो होता नहीं है, एक सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, मैथ सेक्रेटरी, वो मैथ सेक्रेटरी चुने गए थे. यानी उनको पॉलिटिक्स का शौक तब भी था. एमएससीटी में वो पढ़े, वहां पर भी वो अपने स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट थे. तो उस नाते उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी. ये बात होगी 1970-71 की. ये लोग इंदिरा जी से मिलने गए और इंदिरा जी ने सबको ये कहा कि भाई देखो, इस देश में कई पोस्ट होती हैं, कई पोस्ट ऑफ पावर होती हैं, लेकिन
असल में केवल 3 ही पद हैं जिसमें पूरा पावर रहता है, पीएम, सीएम और डीएम। तो इतिहास के एकमात्र ऐसे पुरुष हैं अजीत जोगी जी, जो डीएम भी रहे, कलेक्टर रहे, सीएम भी रहे, और स्वाभाविक है कि यहां पीएम जो है वो तो ऊपर से ही तय होते हैं, वो उनका कभी सपना भी नहीं रहा था। पर उन्होंने अपने बहुत एक जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। हम लोग जाते थे, हमारे गांव के पास एक वो है कबीर चबूतरा। इतिहास में ये कहा जाता है कि गुरु नानक जी और सदगुरु कबीर साहब वहाँ पे दोनों का मीटिंग हुआ था, दोनों वहाँ मिले थे। तो एक कबीर चबूतरा करके अंग्रेज़ों ने वहाँ पर उस ब्रिटिश इंडिया के टाइम से एक रेस्ट हाउस बनाया है। तो मेरे पिताजी जब भी उस रेस्ट हाउस में आते थे तो मुझे बोलते थे कि यहाँ पर आके मुझे एहसास होता है कि एक जीवन में मैंने क्या पा लिया। मेरे दादाजी उस समय शिकार तो बैंड था नहीं, वो स्कूल टीचर थे और साथ ही एक शिकारी भी थे, तो शिकार करने जाते थे वहाँ जंगलों में। अब जब शिकार से लौटते थे तो कहीं रुकने की जगह भी चाहिए। तो जो उस रेस्ट हाउस का चौकीदार था, उससे वो बोलते थे कि भाई हमें रुकवा लो, तो बोलता ठीक है बाहर तुम यहाँ सो जाएगा। तो वहाँ मेरे पिताजी सोए एक बालक के रूप में मेरे दादाजी के साथ। फिर जब जाना आना बढ़ गया तो वो चौकीदार के साथ दोस्ती हो गई, तो वो अपने घर के अंदर सुलाने लगा, रुकवाने लगा। और फिर इत्तेफाक से मेरे पिताजी उसी जिले के कलेक्टर भी बन गए। तो वो पूरा जो सर्किट हाउस था वो उनके अंडर आ गया, कबीर चबूतरा का। फिर एस चीफ मिनिस्टर भी हो गए। तो बोले मैं इस सर्किट हाउस के हर एक कमरे में रह चुका हूं इन वन लाइफ। तो ही अचीव्ड अ लॉट, बहुत कुछ उन्होंने बहुत कम समय में प्राप्त किया। और एक तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोगों को एक प्रेरणा दी। और लोग अगर बोलेंगे कि जोगी जी के जीवन का क्या सार है, क्यों हमने ये पार्टी बनाई है, तो पापा का केवल एक विजन था, एक ही नारा उन्होंने उस 3 साल में दिया था जो आज भी चलता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये हमारा नारा है। पर ये नारा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया केवल अगर कोई गेड़ी पे चढ़ रहा है या वो क्या कहते हैं बोरा बासी खा लेता है तो बढ़िया नहीं बन जाता है। बढ़िया बनना है तो हमें इस अमीर धरती का सही उपयोग करके सबसे अमीर लोग भी बनना पड़ेगा, तब जाके छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो सपना है वो साकार होगा। करेक्ट। कमिंग टू 8 years बैक, आपके पिताजी ने कांग्रेस क्विट किया और जिस पार्टी के एक वन ऑफ चीफ बोलूँगा उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के को देख के और उनसे इंस्पायर होके वो पॉलिटिकल करियर उन्होंने अपना शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस क्विट किया। आई थिंक वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जो भी वो डिसीजन होगा उनका बहुत इमोशनल होगा, इवन आपके लिए भी, बिकॉज आपने भी कहा कि अभी के जो एक हमारे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है राहुल गांधी जी लोकसभा के, उनको देख के आपने, लीडर ऑफ अपोजिशन जी को देख के आपने अपनी राजनीतिक करियर को शुरू किया। आई थिंक कांग्रेस से आप लोगों का एक लगाव रहा होगा पूरे परिवार का। एंड देन आप लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, दैट वाज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। जोगी, कितना टफ था वो डिसीजन। एंड देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स एंड बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं कि यू आर गोना बैक टू द कांग्रेस, क्योंकि आप दोनों पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत हद तक सिमिलर है और आप लोग शायद कांग्रेस में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को विलय कर लेंगे, वो एक हो जाएगा। देखिए, भले ही हम लोग जोगी परिवार कांग्रेस में नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस हमारे डीएनए में हमेशा रही। जब पार्टी का भी गठन किया तो उसका नाम क्या रखा? छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो विचारधारा तो हमारी वही है जो कांग्रेस की विचारधारा है। पर जब मैं खुद कांग्रेस का एक आपको घटना बताऊंगा, आंध्र प्रदेश में पोलावरम का बांध बन रहा है। 1980 में जब उस बांध को लेकर विवाद हुआ था
तब छत्तीसगढ़ नहीं था, ना वर्तमान वाला आंध्र प्रदेश था। तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था, उड़ीसा अभी भी है एक, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी एक हुआ करते थे। तो तीनों वो जो राज्य थे उनके बीच एक गोदावरी अवार्ड पारित किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि जो पोलावरम में बांध बनेगा उसकी जो ऊंचाई है वो 125 फीट रहेगी। आंध्र प्रदेश ने बिना छत्तीसगढ़ को कॉन्फिडेंस में लिए उसकी ऊंचाई अब लगभग 180 फीट कर दी है। ओके। मतलब जब वो बांध बन जाएगा तो जो कोंटा से लेकर छिंदगढ़ तक का इलाका है, जब बरसात होगी, अभी से पानी आना शुरू हो गया है, वो पूरा इलाका डूब जाएगा। उनके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। अरे 1953 में भाखरा नंगल बांध, नहीं, ये भाखरा नंगल के साथ साथ एक और बांध बना था, हीराकुंड। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध था वो हीराकुंड में बनाया गया। हीराकुंड बना, कौन सा इलाका डूबा? हमारा पूरा रायगढ़ का इलाका डूब गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ भाई पंत का वहां पे बांध का निर्माण किया गया। डुबान में कौन सा इलाका आया? हमारा जो सरगुजा का इलाका था, सनावल का इलाका था, वो डुबान में चले गया। तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग केवल डूबने के लिए बने? अब पोलावरम के कारण। तो यहां की सरकार क्यों नहीं यहां के लोगों के लिए बात करती है? एज एमएलए मैं एक संकल्प लेके आया विधानसभा में, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया कि हम लोग सब, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनता कांग्रेस के हों, चाहे किसी के भी हों, हम सब एक मत होकर ये कह रहे हैं भारत सरकार से कि जो 1980 का अवार्ड था उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। जब इसके लिए हम लोगों ने एक आंदोलन रखा, मीटिंग रखी सुकमा में, लगभग 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए और मैं तब कांग्रेस पार्टी में था। अपने विधायक साथियों के साथ हम लोग जा रहे थे। मुझे जो उस समय कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हुआ करते थे उनका फोन आया कि यंग मैन कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि वहाँ जा रहे हैं, बांध का विरोध करेंगे, हमारा तो पूरा इलाका डूब रहा है। तो बोले क्या आप नहीं जानते कांग्रेस पार्टी का क्या है इसमें? हम उस बांध के पक्ष में हैं, आप विरोध नहीं कर सकते। तो जब अपने प्रदेश की हित की बात, जब आउटसोर्सिंग चल रही थी, रमन सिंह जी के सरकार के दौरान उन्होंने एक आउटसोर्सिंग नीति लेके आए कि जितने भी हमारे शिक्षकों के पद हैं, अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के पद हैं, बाकी भी जितने गवर्नमेंट जॉब हैं, सब हम प्राइवेट ठेकों करके आउटसोर्स कर देंगे। चाहे जो ये एम्बुलेंस चल रही है, महातारी क्या उसका नाम है, 102, 108 जो एम्बुलेंस चलती हैं, उसके भी ड्राइवर सब बाहर की कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये जो आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका मैंने विरोध किया। पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, मैं यूनिवर्सिटीज में गया, कॉलेजेस में गया। तब भी मुझे उस प्रभारी जी का फोन आया कि ये आप क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़िया कब से आ गया? देश में सब समान है, सबको यहां पे अधिकार मिलना चाहिए। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं मिलना चाहिए, पर जब मैं अपना भाषण खत्म करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? जय भारत, पर जय छत्तीसगढ़ भी हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को यहां पर पहला अधिकार मिलना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा लेके, हां दुख हुआ क्योंकि नेहरू गांधी परिवार और विशेषकर सोनिया जी को हम लोग अपने परिवार का मुखिया मानते थे, मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। जब मेरा पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, यह भी मेरी मां ने आदरणीय सोनिया जी से पूछा कि आप बताइए क्या नाम रखें अमित के बेटे का। उन्होंने नाम रखा अयान। जब मेरी शादी करने का निर्णय हुआ, मैंने ऋचा को पसंद किया। मैंने पिताजी से बोला कि ऋचा से मैं अब शादी करना चाहता हूं। तो बोले ये निर्णय मेरा नहीं है, तुम मैडम के पास जाके उनको पूछो।
तो मैडम ने ऋचा और मुझको बुलाया, उन्होंने बोले हाँ ठीक है। वो ऋचा से करीब 40 मिनट तक अकेले बात करती रहे, मैं तो वहाँ चुपचाप बैठ के देखता रहा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, बहुत सही आपने जीवन संगनी को चुना है। और उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है, अब आपने वाइफ तो तय कर ली है, अब डेट भी आपको तय करनी। तो बोली उसके लिए तो मुहूर्त हुआ। तो हमने कहा हमारे लिए मुहूर्त नहीं होता है, आप जो तय करेंगे। तो ये लगाव जो है वो अभी भी है नेहरू गांधी परिवार के प्रति। और मुझको लगता है कि राहुल जी जैसा साफ दिल का नेता इस देश को नहीं मिल सकता। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, साफ दिल का और जो दूरदृष्टि रखता, विजनरी, जो विजन रखता। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑल्सो द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री। लोग उनको पता नहीं क्यों नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, या जो उनके करीबी लोग हैं वो क्यों नहीं राहुल जी की सोच को, विचारधारा को लोगों तक ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। तो जो मेरा मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? इज देयर एनी थॉट ऑन दैट? क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? पिताजी का वो हादसा हुआ, कोमा में रहे, उस दौरान लगातार सोनिया जी का भी फोन आता था, मेरी माँ से बात करती थी, राहुल जी मुझसे बात करते थे। और जब पिताजी नहीं रहे तब उनका फोन आया, सोनिया जी ने साफ साफ बोला कि नहीं, अब ये सब छोड़ो। अजीत वॉज अ कांग्रेसमैन एंड ही विल फॉर एवर रिमेन अ कांग्रेसमैन। और उस समय जो पीसीसी अध्यक्ष थे मोहन मरकाम जी, उनको अस्पताल भेजा। वो कांग्रेस का जो झंडा है चरखा वाला, वो लेके आए। उसमें उन्होंने बकायदा मेरे पिताजी का जो शरीर था उसको लपेटा, और वो एज अ कांग्रेसमैन। और जब सोनिया जी ने ये बोल दिया कि आप सबको कांग्रेस में रहना है, मुझे लगता है कि उनकी बात कोई काट नहीं सकता। मैंने तो कभी नहीं सुना कि उनकी बात किसी ने काटी हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो यहां पे नेता थे हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बोला नहीं, हम जोगी जी की विधवा और उनके बच्चे को नहीं लेंगे। और तो और जिस व्यक्ति को सोनिया जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विभाग का सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है, 97 से लेके 2016 तक वो उस डिपार्टमेंट के मुखिया रहे, कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के ट्राइबल फेस रहे। और यहां कांग्रेस सरकार ने, जो बीजेपी सरकार भी नहीं कर पाई, उन्होंने मुझको और मेरी पत्नी दोनों को हमारी पैतृक सीट से लड़ने से रोक दिया। हमारा जाति प्रमाण पत्र जिस दिन नामांकन भरना था उसी दिन उसको खारिज कर दिया, बड़ी चालाकी से। ये बहुत ही मुझे लगता है अपमानजनक स्थिति एक बन गई। ओके, ठीक है, आपने बोल दिया कि हम आदिवासी नहीं है। जो एक्ट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट एक्ट है। ओके, जो कमिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको ये केवल नहीं करना है कि आप ये नहीं हो, ये भी बताना है कि आप क्या हो। तो शायद इस पूरी दुनिया में मैं इकलौता एक ऐसा आदमी होऊंगा, मेरा परिवार ऐसा होगा जिसकी कोई जाति ही नहीं है। ये तो बोल दिया कि आप आदिवासी नहीं है, तो बताइए तो हम क्या हैं? क्या हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, क्या है भाई? वो आप बता नहीं रहे हो। तो इस स्तर पर जब पॉलिटिक्स पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता। और उसके बावजूद भी जब पिछला चुनाव हुआ, मैं आपके पॉडकास्ट में, क्योंकि अब बहुत समय गुजर गया है तो मैं ये बात फ्रीली शेयर कर सकता हूं, मुझसे जो कांग्रेस की आला कमान है उनसे चर्चा हुई। मैंने भी मंशा जाहिर करी कि भाई हमारा जो मेन उद्देश्य है बीजेपी को रोकना है, और अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में नफरत के बीज बोए गए, हिंदू मुस्लिम वाद चलाया गया। जो कवर्धा में घटना घटी, जो साजा में घटना घटी, ये एक प्लान्ड
आरएसएस ने छत्तीसगढ़ में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जो अब पूरे प्रदेश में वो लोग लागू कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि किस तरफ ये हमको लेके जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश में हमारा इतना लंबा इतिहास है, आज तक कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। 2021 में 22 में ये चालू हुआ। तो तभी मैंने ये कहा था कांग्रेस वाला कमान को कि मेरी कोई शर्त नहीं है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। एक ही चीज मैंने गुजारिश करी थी कि मेरी मां, क्योंकि उस समय उनका लगाव अभी भी है कोटा क्षेत्र से, वहाँ से 4 बार लगातार विधायक रही हैं और उनकी तबीयत भी उस समय बहुत ख़राब थी। तो मैंने ये कहा था कि भाई एक मेरी जो मंशा है कि वो कोटा क्षेत्र की सेवा करते हुए अपना राजनीतिक जीवन चालू रखना चाहती हैं, तो आप उनको कोटा से बस आप टिकट दे दीजिए, बाकी हमारी कोई शर्त नहीं है। उस पर कांग्रेस आला कमान तैयार हो गया, लेकिन यहां जो मुखिया थे उन्होंने मना कर दिया और उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा और हमको भी भुगतना पड़ा। आज यहां पे बीजेपी की सरकार आ गई, जहां 70 सीटें थी। अरे बुरी सी बुरी हालत में वो कहां जाता, 20 सीटें कम हो जाती, फिर भी 50 तो रहती। सरकार तो कांग्रेस की बननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं तो चाहता हूं कि हम लोग सब, ना केवल प्रदेश में, देश में जितने ये जो गैर सांप्रदायिक ताकतें हैं, अगर हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हम रोक पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। आपने दिल्ली में देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा, हम लोग आपस में लड़ते रहे और हमारे जीत के मुंह से हमने हार निकाली। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर पर एक ईडी की कार्रवाई हो रही है, और जैसा मेरी टीम ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है कि शायद उनके जो सन है चैतन्य बघेल जी, उनको भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है एंड ही इज टेकन टू बी कस्टडी ऑफ ईडी। व्हाट यू थिंक, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो पुराना अमित जोगी था उसकी क्या ओपिनियन रहती मुझे नहीं मालूम है, पर आज मैं जो हूं, मुझको ये लगता है कि राजनीति में भी कुछ एक स्तर होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। अगर आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी से है तो उससे आप निपटिए ना। उसके बेटे को काहे घसीट रहा है, उसकी बेटी को काहे घसीट रहा है? ये मेरे साथ भी हुआ। जब मेरे पिताजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उन्होंने मुझे टारगेट करना चालू किया है, बहुत कम उम्र से। मुझे जेल भी जाना पड़ा, हत्या का मुकदमा मुझ पर कायम किया गया। ठीक है, ये अलग बात है कि मैं बाइज्जत बरी हो गया, हाई कोर्ट से बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो गया, लेकिन ये जो पॉलिटिकल विच हंटिंग है, इस पर फुल स्टॉप लगना क्या आप चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं भूपेश बघेल जी को इस पे? ईडी जो काम कर रही है, आप देख लीजिए, अगर 100 केस ईडी कर रही है तो उसमें 99.9% केस जो हैं, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कर रही है। क्या हम ये मान लें कि जो भाजपा में हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और बाकी सब चोर हैं? क्या 15 साल रमन सिंह जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या अभी वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? लेकिन ईडी को केवल जो ऑपोजिशन में है वही दिख रहा है। तो ये तो गलत है, और जो गलत है वो गलत है। शायद लोगों को लग रहा होगा कि जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे रिगार्डिंग ये जो भी ईडी की कार्रवाई थी, तो शायद आप भूपेश बघेल जी के ऊपर एग्रेसिवली आएंगे, बट बहुत उल्टा हुआ। एंड आपने उन चीजों को डिफेंड किया कि शायद आप इस कार्रवाई से यू नॉट हैप्पी, कि ये नहीं होना चाहिए था। आई डोंट थिंक वी शुड बी टारगेटिंग फैमिलीज, चिल्ड्रेन, वाइव्स। भैया, आपकी जिससे दुश्मनी है, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, कोर्ट में लेके जाइए। कौन इस देश को छोड़ के भाग रहा है? और एज अ लॉयर आई हैव द ग्रेटेस्ट सिंपैथी। जो लोग 3-3 साल अभी जेल में बंद हैं, जिस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की है, आप विदाउट ट्रायल
अभी मुकदमा चालू नहीं हुआ है, उनको आप 3 साल जेल भेज देंगे। अरे सजा देने का अधिकार हमारा संविधान न्यायपालिका को देता है या सरकार को, कार्यपालिका को? और बड़ी शर्म की बात है एज ए लॉयर कि लोग इतने लंबे लंबे समय तक जेल में हैं, उसके बाद उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। करेक्ट। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट्स ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं एक क्वेश्चन सबसे करता हूं कि व्हाट इज योर छत्तीसगढ़ी ड्रीम फॉर छत्तीसगढ़ पीपल एंड छत्तीसगढ़, यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए आपका क्या सपना है, क्या ड्रीम है? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम सबसे बढ़िया बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का इतना आशीर्वाद हमको मिला है, जैसा मैंने कहा, जिस बात से मैंने शुरुआत करी, इतनी अमीर धरती और फिर भी यहां के लोग गरीब। क्यों नहीं हम इस अमीर धरती का उपयोग कर पा रहे हैं? क्यों हमारा शोषण ही हो रहा है? अभी अडानी आए हैं, बड़ा उस पे चलता है कि अडानी को बीजेपी वाले बड़ा हेल्प कर रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में अडानी ग्रुप को 3 खदानें अलॉट की गई और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल में 16 खदानें दी गई। जो जंगल कट रहे हैं, आज जो विपक्ष के नाते बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जंगल काटे जा रहे हैं अडानी के लिए। जब मेरे पिताजी थे तो उन्होंने जो वो पूरा इलाका है, वो जानते थे कि यहां कोयला है, उन्होंने उसको लेमरू एलिफेंट रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, LER, और उसका जो एरिया डेजिग्नेट किया गया वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का था। रातों रात जो पिछली सरकार थी, शनिवार को आदेश पारित हुआ और मंडे को उसको लागू कर दिया गया। क्या आदेश था कि LER का जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको हम 400 स्क्वायर किलोमीटर कर रहे हैं ताकि वहां पर खदानें खुल सके। तो ये समस्या का जब बीज आप बो रहे हैं तो अभी हाय तौबा करने से क्या मतलब? विपक्ष में जब रहते हैं तब सब शराबबंदी की बात करने लगते हैं, तब सबको अडानी दिखने लगता है, और जब सरकार में रहते हैं तो फिर शराब बेचते हैं, अडानी को भी पूरा प्रदेश बेच देते हैं। आज यहां पर जो एक मोनोपोली बन गई है, ये जो पिछले सालों में मैं देख रहा हूं, पूरा जो उत्तर छत्तीसगढ़ का कोयला है, वो एक भी खदान अडानी ने खरीदी नहीं है। जो आप बोलते हो ना कि कोई बड़ी फैक्ट्री लेके नहीं आए, उन्होंने क्या किया कि जो सरकार ने फ्री में राजस्थान को खदान दी थी, महाराष्ट्र को खदान दी थी, और भी राज्यों को जो खदानें दी थी, क्योंकि वो राज्य हैं, सरकारें हैं, उनसे क्या पैसा लेना, उनका भी उतना ही हक बनता है। उन खदानों को ऑपरेट करने के बहाने अडानी ने उन पर कब्जा कर लिया। अडानी ने 1 रुपया नहीं लगाया, उल्टा इन राज्य सरकारों से पैसा ले रहा है। NMDC, जिसका काम ही माइनिंग है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने अपनी खदान ऑपरेट करने को अडानी को दे दी। और अगर आप उसका टेंडर डॉक्यूमेंट देखेंगे तो पर टन अगर मैं कोयला निकाल रहा हूं आपके लिए तो मेरा रेट था 10 रुपया पर टन। इन्होंने 120 रुपया टन पर खदानें अलॉट करी। पूरा जो आदिवासियों का वहां दंतेवाड़ा के पिट्ठोर मेटा देवी का नंदराज पर्वत था, रातों रात उसको खोखला कर दिया गया। आज भी जो मुझे लगता है एक अच्छी चीज हो रही है कि आप नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां ठोस कार्रवाई की जा रही है, प्रशंसा के योग्य है ये बात, पर उसमें राज्य सरकार का योगदान नहीं है, वो भारत सरकार का अपना है। पर क्यों ये अब हो रहा है? एक प्रश्न जो सबके मन में आ रहा है कि यहां पर अडानी ने
और अन्य औद्योगिक घरानों ने जब खदानें ले ली, उसके बाद ही ये क्यों हो रहा है? तो जहां उत्तर छत्तीसगढ़ का पूरा कोयला वो ले लिए, सेकेंड फेज में उन्होंने जितना छत्तीसगढ़ में जो पावर प्लांट लगे थे प्राइवेट सेक्टर के, उनको उन्होंने खरीद लिया, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल पावर प्लांट थे। पौने पौने भाव में क्या दबाव आया, सबने अडानी को बेच दिया। राज्य सरकारों ने पता नहीं क्या दबाव आया, अपनी सारी खदानें अडानी को दे दी जो उनको अलॉटेड थी। जितना बलौदा बाजार में सीमेंट प्लांट्स लगे हैं, आपके वहां जेके लक्ष्मी एसीसी प्लांट लगे हैं दुर्ग में, सब अडानी ने, क्या दबाव आया, सबने उनको बेच दिया। आज पूरे प्रदेश में पहले सीमेंट कार्टेल हुआ करता था, 2-3 कंपनियों का एकाधिकार होता था, वो निर्धारित करते थे कि क्या भाव होगा। अब केवल एक ही कंपनी निर्धारित कर रही है, और जब से सारे सीमेंट प्लांट खरीदे हैं, सीमेंट का रेट 300 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, 300%। तो आपने सारा अपना सीमेंट भी उनको दे दिया, अब बचा क्या? बस्तर का लोहा, वो भी आप उनको दे रहे हो। तो ये जो काम हुआ है 2004 से लेकर अभी 2025 तक, जो काम मुझे दिख रहा है, हम लोग छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने में लगे हैं। यही काम हो रहा है यहां सरकारों का। करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अभी तक हो चुका है, बट एक पार्ट से मैं कुछ फन पार्ट पे तो अभी हम आएंगे, बट आपने एक मुझसे अभी बात कही कि हम इसे अडानीगढ़ बना रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही है। आपने कभी एक भिलाई, आप डेफिनेटली जानते हैं, भिलाई के एक छोटे शहर से एक बहुत बड़ा बैटिंग बुक बना, यूथ उस तरफ जा रहा है, विच इज कॉल्ड महादेव बुक। उस पर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई भूपेश बघेल जी पर भी हो रही है। और जैसा आपने कहा कि ये जब पक्ष और विपक्ष वाली चीजें आती है, तो आप जब दारूबंदी की बातें करते हैं, क्यों एक्शन नहीं हो रहा होता है? जब महादेव बुक पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कहा कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, एंड बीजेपी वॉज अपोजिंग इट कि आप कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नाउ जब बीजेपी पावर में आ गई है, कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अब ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। पर मैं केवल छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में नहीं, अभी आईपीएल हुआ, हम सब ने आईपीएल देखा, इंडिया का फेवरेट पास टाइम है। मुझे तो ताजुब हुआ था कि जब प्रधानमंत्री जी ने वैभव सूर्यवंशी जी को बधाई दी, तो बोले कि पूरी देश की तरह मैं भी मंत्रमुग्ध रह गया उनका वो पारी देखकर, जो उन्होंने सबसे तेज शतक बनाया। तो मैं ये सोच रहा था कि उसी समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, चालू हुआ था। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी को इतना टाइम मिल गया कि वो उस पूरी पारी को देख लिए। पर उनका भी अधिकार है, हर किसी का वो फेवरेट स्पोर्ट है भाई, क्रिकेट। हमारा देश में अगर शराब से भी ज्यादा किसी चीज का नशा है तो वो क्रिकेट का नशा है। पर क्रिकेट का नशा जहां ठीक है, जो बाकी नशे हैं उन पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने जहां एक तरफ दरुआ बना दिया है, शराबखोरी बना उनको करने पे विवश कर दिया है। क्यों शराब पीते हैं? एक तो फ्री का वो जो चावल आ रहा है, फ्री की ये जो योजना है, उससे वो खरीद लेते हैं। और क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो घर बैठे आदमी करेगा क्या? और इसके अलावा एक और चीज अब चालू हो गई है पूरे देश में। जब आईपीएल हम लोग देखते हैं तो बीच में जो ऐड आते हैं, वो क्या ड्रीम 11, माई सर्कल 11, वो एंजल 1, ये सारी जो है पोकरबाजी, इन सब के एड्स इसमें आ रहे हैं। तो क्या हम पूरे देश के युवाओं को यह प्रेरित कर रहे हैं कि जुआरी बन जाओ? शराबी और जुआरी यही काम रह गया इस देश के युवाओं के लिए। इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। एक पॉलिसी लाके आप चाहते हैं कि इसे कंट्रोल करना चाहिए, या फिर शायद इन चीजों को, करेक्ट, आई गेस आपकी बात सही है। क्या
आप अगर ठीक है बेटिंग करवाना चाहते हैं, ये जो चीजें हैं, लोग शराबबंदी भी कर लीजिए, तो मैं ये नहीं कहता कि पूरा शराब बंद हो जाएगा लोगों का पीना, पर नियंत्रण तो रहेगा। वैसे ही अगर ये प्रवृत्ति है आदमी की, वो दारू पिएगा, उसको जुआ खेलने में भी मजा आता है। हमारे यहाँ तो देश में महाभारत से लेकर अभी तक दिवाली में आप देखेंगे सब लोग अपना वो खेलते ही हैं ताश, उसको एक तरह से रिचुअल माना जाता है। तो वो है एक चीज, पर इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है? इसको आप टैक्स लगाइए अगर करना है तो, सरकार को कुछ तो मिले। अभी किसको मिल रहा है? जो लोकल थानेदार है, जो लोकल वहां का पॉलिटिशियन है, सट्टाबाज, उसको पैसा देते हैं। अगर महादेव ऐप नाम की कोई चीज है, मैं तो नहीं जानता, है नहीं है, और इतना बड़ा घपला हुआ है, तो उससे जनता को भी फायदा मिले। जो हमारे देश में सिस्टम है 30% कैपिटल गेन्स टैक्स इनको देना चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे? क्यों सारा का सारा माल अकेले खा जाना चाहते हैं? अगर करना है तो इस पर एक नियंत्रण भी होना चाहिए सरकार का, जनता को भी उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। सो कमिंग टू द, आई गेस हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड कर लिया है, और प्रदेश की जनता अब आपका एक फन साइड भी देखना चाहती है। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। लाइक प्लीज इन्हें कोई वो यस नो, तो ये एक इंटरेस्टिंग हमने शुरू किया है, तो आपको आंसर यस और नो में देना है, देयर इज नो मे बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल जी एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे? क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? डबल। क्या आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? जैसा कि मैंने कहा, आपका यस नो में तो यही रहेगा, बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं आई नेवर सीज टू बी अ कांग्रेसमैन। करेक्ट। कांग्रेसी तो मैं हमेशा रहा ही हूं। कांग्रेस में रहा नहीं रहा वो अलग बात है, पर कांग्रेस हमेशा मेरी रही। क्या आपको लगता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? 1 2 3 Correct. 3 doors, नो, नो एंड नो। मेरे पास कुछ मूवी नेम्स है, और वो मूवी नेम्स सुनते ही आपके दिमाग में किन व्यक्तियों का नाम आ रहा है, आप वो बता सकते हैं। तू खिलाड़ी, मैं अनाड़ी। अब खिलाड़ी तो मैंने जिंदगी में केवल एक ही देखा है, मेरे पिताजी को। अनाड़ी कौन है आप लोग तय कर लीजिए। पर कई लोगों ने उनकी नकल करने की कोशिश करी। छत्तीसगढ़ी में भाषण देते थे, वो कल्चर लेके आने की, वो छत्तीसगढ़िया वाद भी लाने की, ये सब चीज़ें कोशिश की, पर नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। ये चोर मचाए शोर। बीजेपी। चंदू चैंपियन। मेरे पिताजी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो छत्तीसगढ़ के सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। एक इनह्यूमन, सुपरनैचुरल ये फीट थी। मुझे याद है जब एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग बम्बई अस्पताल पापा को लेके गए, उनकी सर्जरी हुई। मैंने उनके डॉक्टरों से पूछा था कि आप मुझे बड़ा फ्रैंकली बताइए कि ये जो इंजरी है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना और पापा के साथ समय मुझको मिलने वाला है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 2 से 3 साल। ये 2004 की बात है। और अगर वो फ्रीक एक्सीडेंट नहीं होता, वो कैसे गए? अपनी बीमारी के कारण नहीं गए। वो अपने बगीचे में घूम रहे थे और उनको बहुत अच्छी चीज़ें लगती, वो देशी जो चीज़ें रहती हैं, गन्ना खाते थे, वो चार चिरौंजी, वो उसका आनंद लेते थे, इमली खाते थे, तो वो गंगा इमली चबा रहे थे और उसका बीज जाके अटक गया और एक एयर पॉकेट बन गई। उन्होंने पानी पिया, पूरा जो ब्लड फ्लो है वो दिमाग में जाने से रुक गया, और अगर ये ऐसी स्थिति 2 मिनट से ज़्यादा रहती है तो फिर उसके बाद जो होता है इनएविटेबल, इरिवर्सिबल होता है। तो
हंसी खुशी उन्होंने पूरे एक फाइटर के रूप में अपनी जिंदगी जी और ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति करने के लिए, जन सेवा करने के लिए पांव की आवश्यकता नहीं है, सही दिल और सही दिमाग होना चाहिए। एक रैपिड फायर है, तो आपको एक क्विक आंसर देना होगा, रैपिड। 3 पॉलिटिशियंस जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं वर्तमान में। जी। अब सर्टनली लाइक टू, राहुल जी के साथ काम करने का बहुत अवसर भी मिला है और आगे भी मैं चाहूंगा कि उनके साथ काम करने की एक मंशा है। साथ ही मैं ममता दीदी को बहुत एडमायर करता हूं। उनका जो रेजिलियंस है, उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, पूरी भारत सरकार लग गई थी उनको निपटाने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके साथ भी मैं काम करना चाहूँगा। और वर्तमान में जो लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि लगभग सभी के साथ, जब आपने देखा होगा कि एज माय पार्टी लीडर, रीजनल पार्टी के, मैंने पवार साहब से भी, स्टैलिन जी से लेकर उमर अब्दुल्ला जी से, सबसे मैं मिलता रहा हूँ, सबसे चर्चा करते रहा हूँ, उनसे सीखने की मैंने बहुत कोशिश करी है। पर जो तीसरा आदमी है जिसके साथ मैं वर्क करना चाहूँगा, जिससे मैं बहुत अभी वर्तमान में जो मेरे जनरेशन के पॉलिटिशियंस, उनमें जो इम्प्रेसिंग मुझे लगता है, वो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव, उन्होंने बहुत नपे तुल्य अंदाज में अपनी बात रखने की जो महारत हासिल की है, एक सोबर पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, वो मुझे लगता है कि उनके साथ भी काम करने की इच्छा रखता हूँ। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, चूज वन। नो ब्रेनर फॉर मी, इट्स राहुल गांधी। राहुल। एक डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग पॉलिटिशियन, आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहती है, यू डोंट हैव एनी प्रिवेसी। और इसीलिए मैंने जानबूझ के पिछले 1.5 साल, शायद आपने बोला मेरा पहला पॉडकास्ट है, ये अब आपके साथ मैं कर रहा हूं, पूरा टोटल साइलेंस रहा है मेरा, ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा बहुत जी सकूं। करेक्ट। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। ये तो आपने, अब जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब धोनी वाले हैं, वो कोहली वाले हैं, लेकिन मैं तो देखिए MS धोनी, थाला, ही इज माय फेवरेट। राइट। अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। इसलिए अमिताभ बच्चन। Who is the best prime minister till now? अकॉर्डिंग टू मी, जो सबसे ज्यादा विलिफाइड आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो भारत को एक करने का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में काम करने का जो क्या कहते हैं, महारत हासिल करी। आज अगर देश एक है, आज अगर देश में लोकतंत्र इतना मजबूत है, तो वो नेहरू जी के कारण। करेक्ट। अमित जोगी जी in 3 words. In 3 words. In 3 words. This is a very, very difficult sentence, but I will just say it in 2 words. Please. हालांकि वो मेरे चलिए आपके लिए 3 शब्द ही बोल देते हैं, पर वो हमारी भाषा के 3 शब्द नहीं है। विनी, विडी, विंसी। ये जूलियस सीजर ने लैटिन भाषा में कहा था कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। ये था सर आज का हमारा पॉडकास्ट। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगता है। और ये पॉडकास्ट आप देखेंगे, मैंने इन 2.5 सालों में केवल 2 एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं, और दोनों मैंने यंगस्टर्स के साथ ही किए हैं, जो आई डोंट थिंक यू आर मोर देन 25। क्या एज है आपकी? 26। सो या, सो 25, 26, you look like 25, even younger. Yeah. So I want to get in touch with Gen Z because that's the future. Correct. अब मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना गया, जो आपने बोला ना कि ये आजकल क्यों नहीं टीवी, why podcast? Yeah. Because this is the future, this is the present. आज मैं देख रहा था अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर लेट नाइट शो है, अनाउंस कर दिया कि हम इसको बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब टीवी नहीं देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों का विश्वास उठ रहा है।
वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस चाह रहे हैं जो आपका पॉडकास्ट दे रहा है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का पॉडकास्ट मैंने नहीं देखा है। आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, मुझे लगा कि जो यंग छत्तीसगढ़ है, जो फ्यूचर ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो ये है। और इसीलिए आई एम विथ यू एंड इट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं हमारे प्रदेश के एक उज्जवल भविष्य के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू सर। आई गेस जब हमने एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मीडिया शुरू करने का सोचा और हमारे जो फेलो चेयरमैन सर हैं प्रकाश सर, और हमारी जो ये सोच थी वो यही थी कि छत्तीसगढ़ की सच्ची आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाएं, और इसीलिए हम अपना डिजिटल न्यूज़ मीडिया 36 टीवी हमने कुछ समय पहले ही लॉन्च किया और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है 2 महीने में। एंड आई एम हियर विथ यू। थैंक यू फॉर द टाइम। और ये कॉन्वर्सेशन आई नो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लोगों को डेफिनेटली छत्तीसगढ़ के बारे में आपके विजन से बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा एंड युवाओं को बहुत चीज़ें समझ आएंगी पॉलिटिक्स की। थैंक यू फॉर द टाइम सर एंड जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जय भारत।